आज से पहले आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी ज़रूर अपनी लाइफ में यूट्यूब के थ्रू या और प्लेटफॉर्म के थ्रू, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है, अगले 50 साल का एक्सपीरियंस और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके आएंगी, उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो मेक श्योर अंडरस्टैंड करें और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि समझोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। सो चलिए बिना किसी देरी के आप सभी का नमस्कार। आई एम द बिजनेस बाबा। आज आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस दूंगा जो आपको ज़िंदगी में काम आएंगे। वो सॉल्यूशंस हमने लिए हैं द बुक हैप्पीनेस अनलिमिटेड। बिल्कुल सही सुना, सिस्टर शिवानी, ब्रह्म कुमारी शिवानी के थ्रू लिखी गई है असीम आनंद की ओर इन हिंदी। उसी का सेकंड चैप्टर हम आज पढ़ने जा रहे हैं, साथ में समझने भी जा रहे हैं। इसका नाम है विचार की रचना व यात्रा के शुभारंभ के लिए। सुरेश ओबरॉय जो एक बहुत बड़े विख्यात एक्टर हैं, वो सवाल पूछते हैं, हम प्रसन्नता में निर्भरता की बात करते आए हैं, हम प्रसन्नता के लिए बहुत सारी बातों पर कैसे निर्भर करते हैं। सिस्टर शिवानी, आपने कहा कि हम ही प्रसन्नता को रचते हैं, हम ही उदासी को रचते हैं, अंत में केवल हम ही जिम्मेवार हैं। हालांकि जब आपने जीवन में कुछ हासिल ना किया हो तो प्रसन्न होना बहुत कठिन होता है। जवाब आता है सिस्टर शिवानी की ओर से। यहाँ हम दो पहलू देख सकते हैं। फर्स्ट पहलू ये बताते हैं, अगर हमने इसे प्राप्त कर लिया तो हमें खुशी होगी, और दूसरा, इसे प्राप्त करने के दौरान हमारा मन खुश होगा। यानी कि सेकंड कंडीशन में उस सिचुएशन या उस पूरी जर्नी के दौरान मानो हम किसी यात्रा पर हैं जहां हमें सड़क, रेल या वायु मार्ग से जाना है। जब हम यात्रा का आरंभ करते हैं यानी स्टार्टिंग करते हैं तो सभी हमें सुरक्षित यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। वे हमें यह नहीं कहते किसी तरह अपने लक्ष्य तक पहुंचो, ये कभी नहीं आपको बोला जाएगा। यहाँ केवल लक्ष्य तक पहुंचना ही मायने नहीं रखता, आपकी यात्रा की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है, सही कहा आपने, हम में से कितने लोग तो यही सोचते हैं कि हमें अपनी मंजिल तक पहुँचना है, भले ही कोई भी अच्छा या बुरा तरीका क्यों न अपनाना पड़े। जवाब, चलिए ठीक है, इस बात को इस तरह समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल, आपने अपने लिए एक लक्ष्य तय किया, फिर भले ही एक छात्र के रूप में अंक लाने का लक्ष्य हो, मार्क्स गेन करने का हो, या फिर संगठन में यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी आप काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यावसायिक पद, या यह संबंधों से भी जुड़ा हो सकता है, यानी कि रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ आपका हो सकता है। हम अपने जीवन को किसी लक्ष्य के बिना चला ही नहीं सकते, यानी कि लक्ष्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि किसी लक्ष्य के अभाव में, एब्सेंस में हम निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। हम यह जानते ही नहीं हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जब हम खुद से कहते हैं कि जब मैं लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, इस लक्ष्य को पूरा होने में 6 माह यानी कि 6 महीने या फिर 6 साल भी लग सकते हैं, तो हम आगे बढ़ने लगते हैं और सोचते हैं कि आने वाले 2 साल में हमें अपने संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन में इस पद तक आकर दिखाना है। हम अब अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। हम कैसे काम करते हैं, अपने सहकर्मियों यानी कोवर्कर्स यानी कलीग्स के साथ कैसे पेश आते हैं, अपने काम का कैसा प्रदर्शन करते हैं यानी परफॉर्मेंस आपकी, यहाँ यह सब बहुत मायने रखता है। हमारे मन में लगातार एक ही बात चलती रहती है कि जब हम अपना लक्ष्य पा लेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अब अगर हमारे काम करने में ज़रा सी भी चूक होती है, यानी कोई गलती होती है या कोई गलत वे से हम काम करते हैं, अगर हमारे आसपास के लोग सहयोग देना बंद कर दें, अगर रास्ते में कुछ निश्चित बाधाएं आ जाएं, तो मेरा क्या होगा। सुरेश ओबरॉय कहते हैं, तो हम खुश नहीं होंगे। सिस्टर शिवानी फिर कहती है,
हम खुद तनाव पैदा करेंगे और अपने लिए व्याकुलता यानी एक्साइट हो जाएंगे और बेचैनी पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग हमारी प्रसन्नता के आड़े आ रहे हैं। हम उन्हें न केवल अपने लक्ष्य बल्कि अपनी प्रसन्नता के लिए भी बाधा के तौर पर देख रहे हैं। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ से वहाँ सैर कर रहे हैं और हमारा मन कहता है कि प्रसन्नता वहाँ है। हम चलना आरंभ कर देते हैं। हम चल रहे होते हैं तो कोई हमारे रास्ते में आ जाता है। क्योंकि वह आपके रास्ते में आ रहा है, इसलिए आप उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो आपकी प्रसन्नता की राह में बाधा बन रहा है। अब आपकी उस जगह से हटाने के लिए कुछ भी करेंगे। उस बंदे को हटाने के लिए आप कई सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। अगर वह आपका जूनियर है मान लीजिए, तो आप उस पर गुस्सा करेंगे, तेज़ी से काम करने का आदेश देंगे, ऑर्डर देंगे उसे कि फटाफट काम करिए प्लीज़। अगर वह आपका सहकर्मी है, कोवर्कर है और आपको लगता है कि वह आपको अपने लक्ष्य तक जाने की राह में बाधा है, तो आप उसे अपनी राह से हटाने के लिए कोई भी साजिश, कोई भी आप एक्टिविटी भी रच सकते हो उसके साथ। हो सकता है कि आप अपने मूल्यों यानी वैल्यूज़ के साथ भी समझौता कर लें, यानी उनमें कुछ छेड़छाड़ कर लें, अपनी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर दें। मान लेते हैं कि आप ईमानदार हैं, एक ऑनेस्ट पर्सन है। यात्रा के दौरान कोई आपसे कहते हैं कि अगर आप ईमानदार हैं तो आपको 1 सप्ताह तक यहाँ रुकना होगा, परंतु अगर आपने झूठ कहा तो आप अपने लक्ष्य तक और भी तेज़ी से पहुँच सकते हैं। अब हम में से बहुत से लोग तो अपने लिए दूसरा रास्ता चुनने से पहले सोचेंगे तक नहीं। हो सकता है कि आप भी झूठ बोलें और इस तरह आपकी यात्रा के दौरान अपने मूल्यों और उसूलों के साथ समझौता करने लगें। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके उसूल और नियम ही आपकी प्रसन्नता पाने की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। अगला सवाल, परंतु अगर आपको प्रसन्नता मिलने जा रही है और आपको इसके लिए झूठ बोलना पड़े तो यह बात इतने मायने नहीं रखती। जवाब आता है, फ़िलहाल हम यात्रा में ही हैं, हम अभी मंजिल तक नहीं पहुँचे। हम अपनी यात्रा के दौरान तनाव यानी कि टेंशन और गुस्सा पैदा कर रहे हैं और अपने उसूलों यानी वैल्यूज़ और अपने नियम के साथ समझौता कर रहे हैं। इस तरह हम अपनी यात्रा के दौरान नकारात्मक भावों यानी कि नेगेटिव फीलिंग्स को जन्म दे रहे हैं। 6 माह यानी 6 महीने तक हम तनाव और गुस्से को पालते हैं यानी अपने अंदर बना कर रखते हैं, जो कि बदले में हमारे संबंधों यानी रिलेशनशिप्स को अस्त व्यस्त करते हुए कार्यस्थल जहाँ पर आप वर्क करते हो और लोगों के साथ समस्याएं खड़ी कर सकता है। क्योंकि संभावना है, क्योंकि आपके मन में अशांति है, आप अनस्टेबल हो, हमारे मन की अंदरूनी व्यवस्था जो है गड़बड़ा जाएगी और इससे आपके जो शारीरिक स्वास्थ्य है यानी फिज़िकल हेल्थ है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। आखिर में जब 6 माह बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो आपको क्या महसूस होगा? हमारा अगला सवाल आता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें इससे खुशी मिलेगी? शिवानी जी कहते हैं, अगर हमने राह में इन सभी नकारात्मक भावों को जन्म दिया है, ऐसे भावों को अनुभव करने के बाद अपने आसपास के सभी लोगों के बीच इनका ही प्रचार किया है, तो यह हमारी यात्रा के दौरान हुआ है। मानो हमने खुद को नीचे गिराया हो, खुद को ठेस पहुंचाई हो और फिर कहीं जाकर यहाँ तक आए हो। यहाँ आने की प्रक्रिया के दौरान हम बहुत दर्द यानी पेन से गुजरते हैं, पर हमें यहाँ पहुँचने की खुशी होती है। अब आपकी कंडीशनिंग कहती है कि खुशी किसी उपलब्धि या प्राप्ति पर ही निर्भर करती है, यानी कोई चीज़ को पाने के बाद ही हमें खुशी मिलती है। हमारी प्रसन्नता हमारी उपलब्धि पर ही आश्रित है। हमारा अगला सवाल, तब हम और पाना चाहते हैं, और प्राप्त करो और प्राप्त करो, प्राप्त करो, बस यही हमारे जीवन का मूल मंत्र हो जाता है। हम इसके जाल में उलझ रह जाते हैं। हम घर जाकर कहते हैं, माफ़ करना, मैं इस तरह बर्ताव कर रहा हूँ, रात को देर से घर आ रहा हूँ,
सबकी परेशानी का कारण बन रहा हूँ, पर मेरे लिए इस लक्ष्य को पाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने, आंसर में कहती है सिस्टर शिवानी, यदि आपने 6 माह का कोई लक्ष्य तैयार किया है तो पूरे 6 माह तक आप लगातार खुद को कष्ट दे रहे होते हैं, भावात्मक तौर पर ठेस पहुंचाते हैं, यानी कि इमोशनली आप अपनी बॉडी को ठेस पहुंचा रहे हैं। अगला सवाल, इसका मतलब तो यह हुआ कि हम केवल प्रसन्नता को ही स्थगित नहीं कर रहे, हम इस दौरान अपने लिए अप्रसन्नता या उदासी को भी न्योता देते रहते हैं। यह सब कई गुना होकर सामने आने वाला है। आंसर आता है बिल्कुल ठीक। पहले 6 माह में अपने लक्ष्य तक जाने के लिए मैं कई बार आहत हुई। मैंने अपने आसपास नकारात्मक भावनाओं को जन्म दिया, लोगों के दिल को ठेस पहुंचाई। अब अगले लक्ष्य की यात्रा के दौरान हमारी ताकत पहले से बहुत कम हो चुकी है। अब भी वही वातावरण है, वही लोग हमारे सामने हैं, वही सिचुएशंस हैं, वही हालात हैं, पर दुर्बल भावात्मक अवस्था यानी आपकी जो इमोशनल कंडीशन है वो वीक हो चुकी है। का मतलब होगा कि अगर हम फिर से खुद को आहत करने में लगे रहे तो दुख देने के लिए हम तैयार हैं। हमारा अगला सवाल, क्या यह भावात्मक ताकत है? जवाब आता है, यह हमारी परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति है। हम बहुत आसानी से आहत हो जाएंगे, अधिक प्रतिक्रियात्मक हो जाएंगे, खींच जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आपको नहीं लगता कि यह सब बातें हमें शारीरिक तौर पर भी कमज़ोर बनाती है, यानी फिज़िकली? आंसर आता है, यह आपके शरीर पर भी बहुत बुरा असर डालती है। बिल्कुल राइट। पर जब हम युवावस्था यानी कि यंग एज में होते हैं तो हमें इसका ज़्यादा असर दिखाई नहीं देता और हमें लगता है कि यह बिल्कुल उचित है, यही स्वाभाविक है, यही करना चाहिए, यही जीने का एक तरीका है। आगे चलकर हमारे शरीर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और इसके जैसे अन्य रोग, डिजीज़ के लक्षण उभरने लगते हैं, क्योंकि हम तनाव को अपने जीवन का अंग मानने लगते हैं। इसलिए ये जो शारीरिक लक्षण हैं भी हमें ज़रूरी लगने लगते हैं। अगला सवाल, हम अभी तक इस बात की तह में नहीं जा पा रहे कि किसी इंसान को अपना लक्ष्य पाए बिना भी खुशी कैसे मिल सकती है। वह तो अपनी असफलता और बहुत सारी समस्याओं के साथ घर लौटता है। जवाब में कहती है सिस्टर शिवानी, मान लेते हैं कि आप नौकरी की तलाश में हैं और आप पिछले 6 माह से इसकी तलाश कर रहे हैं, पिछले 6 महीनों से आपको कहीं काम नहीं मिल रहा, आपका मन बहुत हताश है और निराश है। एक दोस्त होने के नाते आप ऐसी ही स्थिति में किसी को क्या दिलासा देंगे? अगला सवाल, चिंता मत करो, ऐसा होता है, एक दिन आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। इस दौरान अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। सिस्टर शिवानी, अगर आपको जवाब मिले कि मैं चिंता कैसे न करूं, मुझे पिछले 6 माह से काम ही नहीं मिल रहा, तब आप क्या कहेंगे? सुरेश जी कहते हैं, क्या चिंता करने से नौकरी मिल जाएगी? सिस्टर शिवानी कहती है, सही जवाब। बस यही जवाब हमने अपने आप को देना है, क्या चिंता करने से मुझे नौकरी मिल जाएगी? सुरेश ओबरॉय, पर यह बात कहना बड़ा आसान है। सिस्टर शिवानी, पर यही तो इसका समाधान है। हम जितनी अधिक चिंता करेंगे हमारा मन उतना ही कमज़ोर होता जाएगा। यह हमारी शारीरिक भंगिमा और हाव भाव में भी दिखाई देने लगेगा। हमारा सारा उत्साह, एनर्जेटिक जाता रहेगा और मन में लगातार यही सोच घूमती रहेगी कि नौकरी कैसे मिलेगी। अगर हमें नौकरी पानी है तो इसके लिए हमें आत्मविश्वास चाहिए, कॉन्फिडेंस। हमें अपने भीतर जोश लाना होगा, अपनी नई नौकरी से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। हम इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि अब आपको क्या करना है, हमारे मन की अवस्था कैसी होनी चाहिए। हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा, वरना हम नेगेटिविटी से कि जो दुष्चक्र है, एक साइकिल है, उसमें घिरे रह जाएंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा। अब किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर कौन रखना चाहेगा जिसने ज़िंदगी में सारी आस यानी उम्मीद, होप ही छोड़ दी हो,
या जिसके मन में काम के लिए कोई एनर्जी ही नहीं है, उत्साह ही नहीं है, आपके हिसाब से क्या कोई ऐसे व्यक्ति को नौकरी देना चाहेगा जिसने अपनी सारी अंदरूनी ताकत, इंटरनल एनर्जी, सहन शक्ति गंवा दी, जो लोगों का साथ ना निभा सकता हो, जिसने लोगों के साथ मिलकर काम करने की जो सामूहिक भावना है उसको समाप्त कर लिया है? ऐसे आदमी को भला कौन काम पर रखना चाहेगा? तो चाहे जो भी हालात हो या कितनी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति क्यों ना हो, जब तक हम अपना ख्याल स्वयं नहीं रखते तब तक हमें किसी भी समस्या का हल नहीं मिलने वाला। हमारा काम धंधा सही नहीं चल रहा, इसलिए हमारा चिंता करना स्वाभाविक है, पर अगर हम चिंता ही करते रहेंगे तो बाकी बचे काम भी सही तरह से नहीं कर सकेंगे, है ना। अगर हम चाहते हैं कि बाहरी तौर पर हमारे सारे काम सही तरह से पूरे हो तो हमारी आंतरिक अवस्था जो है उसका भी सही होना बहुत मायने रखता है। पर इससे भी अहम बात यह है कि भले ही हमारी हालात बुरे क्यों ना चल रही हो, कम से कम हम अपना ध्यान तो रख ही सकते हैं। लोगों का ना रखें लेकिन खुद का ध्यान तो रखा जा सकता है, खुद से अच्छी बातें की जा सकती है, बल्कि समाज में नेगेटिविटी चल रही है फिर भी। अगला सवाल पूछते हैं सुरेश ओबरॉय। मेरे एक गुरु थे जिन्होंने मुझे एक ऐसे आदमी का किस्सा सुनाया था जिसे एक मुकदमे के चक्कर में बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। इस दौरान वह अपनी बीमार पत्नी के लिए भी बहुत परेशान रहा। आखिरकार 15 साल बाद वह मुकदमा जीत गया और उसकी पत्नी भी रोग मुक्त हो गई। फिर वह स्वयं बीमार पड़ा और चल बसा। यह प्रसंग जानने बूझने यानी समझने के बावजूद भी मेरे लिए वह समझना इतना कठिन क्यों हो रहा है जिसे आप अभी बता रही हैं। इसका जवाब देती है सिस्टर शिवानी, यह सारी बात जीवन की प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटीज़ से जुड़ी है। जीवन में आपकी जिम्मेवारियां क्या हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी है। आम तौर पर आप इस सूची में अपने परिवार यानी फैमिली, नौकरी, आपका काम, आपका वर्क, आपका घर, दोस्त, संबंधियों, समाज, आपके संबंध व अपने देश का नाम लेंगे। हम अपने पूरे परिवार की जिम्मेवारी लेते हुए सारे देश के बारे में बात कर सकते हैं, परंतु अपने बारे में जिम्मेवारी की बात नहीं करते। मान लेते हैं कि हमारे परिवार में 5 लोग हैं और उनमें से 4 बेहतर महसूस नहीं कर रहे। आप उन सब की देखरेख की जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, उन्हें स्वास्थ्य लाभ देना चाहते हैं, पर यह सब तो तभी संभव हो सकेगा ना जब आप स्वयं पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ रहेंगे। यह तो हुई शारीरिक स्वास्थ्य की बात। अब आप यही बात अपनी भावात्मक और मानसिक सेहत पर भी लागू कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की देखरेख, अपने माता पिता सबका ख्याल रखना चाहते हैं, आपको उनकी खुशी को सुनिश्चित करना है, पर आप स्वयं दुखी हैं। तो इससे हमें यही समझना है कि अगर हम खुद सुख में नहीं हैं यानी हम दुख में हैं, तो हम अपने परिवार को या अपने बच्चों को, संबंधों को कैसे हम खुशी दे सकते हैं। सो फर्स्ट हमें खुद पर काम करना पड़ेगा, हमारी वाइब्रेशंस को हायर करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, हेल्दी होना पड़ेगा, तभी हम सामने वाले को भी वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। लाइक एन एग्ज़ाम्पल, आपसे कोई इंसान पैसा मांगने के लिए आया और आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसको पैसा नहीं दे सकते। तो उसके लिए सबसे पहले आपने पैसा खुद जमा करना है, तभी आप लोगों को डोनेट कर सकते हो या किसी की फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो। अगला सवाल पूछते हैं सुरेश ओबरॉय जी, जब आपके बच्चे कक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तब हम उदास हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि वे तैराकी यानी कि जो स्विमिंग के चैम्पियन बने, टेनिस के अच्छे खिलाड़ी बने, या फिर कुछ भी ऐसा जो वो चाहते हैं या आप चाहते हो। सिस्टर शिवानी जवाब में कहती हैं, आप यह सब क्यों करना चाहते हैं? केवल इसलिए न कि इस तरह उन्हें खुशी मिलेगी। आप ये चाहते हैं कि आपके आसपास के लोगों की जो खुशी है वो बनी रहे। सुरेश ओबरॉय, और अगर वह खुश होंगे
तभी हम भी खुश रह सकेंगे। सिस्टर शिवानी, हम सोचते हैं कि हम हर चीज़ संभाल लेंगे, फिर वे सब खुश रहेंगे। जब वे खुश रहेंगे तो हमें भी खुशी का एहसास होगा। आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि जब आप प्रसन्न होते हैं तो उनकी देखरेख करने के लायक बन सकते हैं और उन्हें खुशी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन सुरेश ओबरॉय की ओर से, तो जब हम प्रसन्न होते हैं तो हम अपने आसपास के माहौल में भी उसी प्रसन्नता का संचार करते हैं, यानी उसको बांटते हैं वाइब्रेशंस के रूप में। हम जहाँ भी जाते हैं हम खुशी से सराबोर होते हैं, यानी फुल्ली भरे होते हैं और दूसरे लोगों को भी खुश कर देते हैं। सिस्टर शिवानी कहती है क्योंकि आप उन्हें मजबूत बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये प्रसन्नता क्या है। यह एक अंदरूनी ताकत है, यानी इंटरनल आपकी एक फ़ोर्स है, एक एनर्जी है जो बाहर से नहीं खरीदी जा सकती और ना ही गेन की जा सकती है सिवाय भगवान या इस यूनिवर्स के। इसका अर्थ है उत्साह या उत्तेजना से नहीं है। आप सारा दिन उछलते हुए नाच नहीं सकते। आपके पास नौकरी नहीं है और इस बात के लिए आपके मन में कोई उमंग या कोई उत्साह नहीं है। अगला सवाल, प्रसन्नता एक ताकत है, हम इस बात की तह तक नहीं जा पा रहे हैं। तो सिस्टर शिवानी कहती हैं देखिए, किसी भी समय के दौरान मन में केवल एक ही विचार प्रधान हो सकता है, यानी मेजॉरिटी में उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। एक विचार केवल एक ही गुणवत्ता यानी क्वालिटी या खूबी रखता है। वह एक खूबी उसकी सही या गलत खूबी हो सकती है। अगर हम एक शुद्ध, शक्तिशाली और सकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान दे देते हैं तो यह एक अच्छी खूबी है। अगर हम किसी नकारात्मक सोच यानी नेगेटिविटी को अपने मन में स्थान देते हैं, किसी उदासी से भरी सोच को स्थान दे देते हैं, किसी बेचैनी, पीड़ा या चिंता को अपने मन के कोने में स्थान दे देते हैं, तो यह एक अनुचित सोच है, यानी उचित नहीं है, ये गलत है। अगर यह उचित सोच होगी तो हमें बेहतर महसूस होगा। ये तरीका है। जब भी आप गलत सोचते हो आपको अजीब सा फील होगा, यू विल फील नॉट कंफर्टेबल। लेकिन जब आप अच्छा सोचोगे तो आपको अच्छा फील होगा। तो ये आप पता लगा सकते हो कि मैं सोच क्या रहा हूँ। अगर आपका मूड फ्लक्चुएट हो रहा है तो आप ये सोचिए कि मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या सोच रहा था। अगर वो नेगेटिव था तभी आपका मूड नेगेटिव में जा रहा है अभी। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये चीज़ें ढूंढने का। अगर यह सोच अच्छी ना हुई तो हमारा मनोबल टूट जाएगा। अब ध्यान से समझिए, अच्छी सोच के साथ हमें बेहतरी और स्थिरता का एहसास होगा। यानी जब भी आप अच्छा सोचोगे तो रिज़ल्ट में क्या होगा, आपकी जो फीलिंग्स होगी, आपकी जो स्टेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, आपको फील होगा अंदर से। अगर सोच अच्छी नहीं हुई तो हम खुद को हताश महसूस करेंगे, यानी कि हम अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, हमें इनसिक्योरिटी फील होगी और ये हमारी एक कमज़ोरी भी और हार बन सकती है। अगला क्वेश्चन सुरेश ओबरॉय की ओर से, तो आप कहना चाहती हैं कि जो स्थिरता है, स्थिरता ही शक्ति है। सिस्टर शिवानी, अगर आप स्थिर रह सकते हैं तो जान लें कि आप ताकतवर हैं, यानी आपके अंदर वो पावर है क्योंकि आप स्टेबल हो, आप किसी भी सिचुएशन में हिल नहीं रहे। जैसे एक पेड़ की जड़ें अगर पूरी ज़मीन के अंदर तक फैली हैं तो तूफ़ान, आंधी कुछ भी आए उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तब यह ताकत आपकी उन प्रतिक्रियाओं को एक नया रूप देगी जिनके माध्यम से आप विभिन्न हालात के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कहा मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा अच्छे अंकों से पास हो। ठीक है, यह अच्छी बात है कि आप अपने बच्चे को अच्छे अंकों के साथ देखना चाहते हैं, पर ऐसा हमेशा संभव हो यह ज़रूरी नहीं है। जब वह आपकी या अपनी अपेक्षा के अनुसार अंक नहीं ला पाता तो उस समय आपके मन की क्या अवस्था होती है? आप परेशान हो जाते हैं। क्या ऐसा करना आपके लिए अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या यह आपके बच्चे के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप अपने मन में ऐसी सोच को जगह ही क्यों दे रहे हैं?
उन अंकों ने आपके मन में इस सोच को जन्म नहीं दिया, ये ध्यान रखिए। आपने जो महसूस किया उस भावना को जन्म भी आप ही ने दिया है। यानी कि वी आर दी क्रिएटर, वी आर दी प्रोड्यूसर। हम ही उस थॉट, उस फीलिंग को रच रहे हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपकी थॉट्स को चेंज नहीं करता। थॉट्स का जो क्रिएशन है वो आप खुद करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन सुरेश ओबरॉय की ओर से, पर हम तो यही सोचते आए हैं कि परेशान होना या उदास महसूस करना एक सहज और स्वाभाविक भाव है। सिस्टर शिवानी कहती हैं, जब आप परेशान और व्याकुल हो जाएंगे तो आपके इस भाव का असर बच्चे पर भी होगा। आपके बच्चे का जो मनोबल है, यानी जो मोटिवेशन है, वो टूट जाएगा और आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वह अपनी हताश मानसिकता के साथ भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाए। आप अपने आसपास के लोगों को सकारात्मक ऊर्जा नहीं दे रहे, इसलिए कह सकते हैं कि आप सही तरीके से अपनी जिम्मेवारी भी नहीं निभा पा रहे हैं। जब आपका बच्चा कम अंक लाता है तो आपका सबसे पहला दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह होना चाहिए कि आप अपने मन को संभालें। आपके मन में जो फीलिंग्स उठेगी ना, उसको देखने के बाद उसको कंट्रोल करें। आपको शांत और सहज बने रहना होगा ताकि आप उस पर उसी समय चिल्लाकर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट न करें। क्योंकि सामने जो बच्चा है वो ऑलरेडी डिमोटिवेट है, क्योंकि इसके नंबर कम आए हैं और आपने भी उसे और डांट दिया तो उसका जो मोराल होगा वो बिल्कुल ही गिर जाएगा। सो आप उससे ये एक्सपेक्ट कभी मत करें कि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में और अच्छा करेगा। ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है, बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जाके इन बातों को समझना है और हमारे जो माइंड की कंडीशनिंग है उसे सही करना है। इसके बाद आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसके मन की अवस्था का ध्यान रखें, क्योंकि आप उनसे बड़े हैं, जिम्मेवार हैं और एक लीडर के रूप में घर को चला रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आखिर में आप उसे बहुत सावधानी के साथ यह समझाएं कि उसे पूरी जिम्मेवारी के साथ पढ़ना चाहिए। अगली बार अच्छे अंक लाने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि कोशिश करनी चाहिए और पूरी मेहनत, ना कि उसे टारगेट दें कि तूने लाने ही लाने हैं। इन बातों को अपने बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, जबकि अक्सर होता यह है कि हम अपने बच्चे के साथ इससे ठीक विपरीत करते हैं। हम उसकी ऊर्जा को सोख लेते हैं, जैसे कि एक डब्बे में से पाइप के थ्रू पानी को बाहर निकालना। उसके आत्मविश्वास को घटा देते हैं और उसे छोटा महसूस करवाते हैं। शायद यही वजह है कि आजकल के जो बच्चों में आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है, यानी सुसाइड की प्रवृत्ति इतनी बढ़ती जा रही है। जब कोई बच्चा आत्महत्या करता है तो उसकी एक बड़ी वजह यही होती है कि वह नाकामयाब होने के बाद अपने माँ बाप का सामना नहीं कर सकता। उसके अंदर वो पावर नहीं होती कि मैं हार चुका हूँ, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा अपने पेरेंट्स को, जो कि बहुत गलत सोच है। और बल्कि पेरेंट्स की नासमझी की वजह से ही ये सोच डेवलप हुई है, तो हमें ही इसे सही करना पड़ेगा, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह असफल हो गया है, दरअसल वह अपने माता पिता को अप्रसन्न यानी अनहैप्पीनेस नहीं देखना चाहता। वह स्वयं को उनकी अप्रसन्नता के लिए दोषी मानता है। उसके माता पिता पूरे साल उस पर लगातार यही दबाव डालते आए हैं कि अगर वह सफल होगा तभी वह खुश हो सकेंगे। बल्कि उन्हें ये कहना चाहिए कि आप अपना पूरा अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इस अपॉर्चुनिटी का बेहतर प्रयोग करें, पूरी मेहनत करें, कर्म करें, दिमाग के साथ कर्म करें, क्योंकि उसी का रिज़ल्ट आएगा। और अगर हमें नाकामयाबी मिलती है, हम फेल होते हैं, तो कोई मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने अपना कर्म पूरा किया था और दिमाग के साथ किया था। दैट मैटर्स मोर। अगला क्वेश्चन पूछते हैं सुरेश ओबरॉय, मैं सोचता था कि यह देखना भी हमारी जिम्मेवारी है कि मेरा बच्चा अपना लक्ष्य प्राप्त करे, भले ही वह पढ़ाई हो, खेलकूद हो या फिर कोई और गतिविधि हो। मुझे लगता है कि मुझे जो करना चाहिए
मैं तो आज तक उसका विपरीत करता आ रहा हूँ। जवाब आता है, हर व्यक्ति का जीवन 4 पक्षों पर टिका है। इसे आपने ध्यान से समझना है। पहला पक्ष है भौतिक यानी फिजिकल, सेकंड है बौद्धिक, थर्ड है भावात्मक यानी इमोशनल, और चौथा है आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल। यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक विकास, मन की भावात्मक अवस्था और चौथा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य से संबंध रखता है। ठीक है, ये 4 पहलू हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इन 4 पहलुओं से ही हम लाइफ की क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ लाइफ को माप सकते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे भी जीवन में सफल हों, सही मायनों में पूरी तरह से सफल, तो इन 4 पक्षों को समान रूप से संतुलित बनाना होगा। यानी कि स्टेबिलिटी चाहिए चारों पक्षों में, बैलेंस, जिसे बोलते हैं बैलेंस्ड लाइफ। जब आप अपने बच्चे के लिए अपनी जिम्मेवारियों के बारे में विचार करते हैं तो आप उसके शैक्षिक प्रदर्शन यानी कि जो उसकी एजुकेशनल है, यानी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके बारे में बात करते हैं, या फिर पाठ्येतर गतिविधियों यानी कि जो वो स्टडी करेगा उनके बारे में सोचते हैं और उसकी सेहत का ध्यान रखते हैं। आपके बच्चे को एक अच्छा घर, अच्छा भोजन, अच्छा व्यायाम आदि मिलना चाहिए। उसके सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए आप चाहते हैं कि वह अच्छे दोस्तों के बीच रहे, पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा ले। पर आपका बच्चा मन ही मन क्या महसूस कर रहा है? क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि उसके मन में क्या चल रहा है? इंटरनली वो स्टेबल है या नहीं? हम सही मायनों में इस पक्ष के लिए तो कभी विचार ही नहीं करते, पूरी ज़िंदगी भर नहीं करते। हो सकता है कि वह शारीरिक और शैक्षिक रूप से बहुत बेहतर हो, पर आपके लगातार दबाव यानी प्रेशर, अन्य व्यक्तियों के साथ लगातार की जा रही तुलना यानी कंपैरिजन, जो एक इंडियन फैमिली में पेरेंट्स जनरली करते हैं, और माता पिताओं की ओर से मिल रही लगातार आलोचना कि आपने ऐसा नहीं किया, आपको वो करना चाहिए था, उसकी भावात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। आपको अपने आप से यह पूछना होगा कि क्या मैं अपने दायित्व को पूरी तरह से निभा रहा हूँ? हो सकता है कि वह कल बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर या वकील बने, हो सकता है कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम हो, परंतु अगर वह भावात्मक रूप से मजबूत ना हुआ तो क्या वह एक अच्छा इंसान बन सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वह एक अच्छा इंसान नहीं बन सकेगा, एक शक्तिशाली मनुष्य नहीं होगा, तो क्या वह सही मायनों में प्रसन्नता का अनुभव कर सकेगा? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, अगर वह भावात्मक रूप से बहुत ताकतवर नहीं है तो क्या होगा? जवाब आता है, अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो तकनीकी रूप से टेक्निकली आपको एक अच्छा डॉक्टर ही कहा जाएगा, पर अगर आप भावात्मक यानी इमोशनली रूप से ताकतवर नहीं हैं तो आप बहुत आसानी से खिंच जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा और आप बहुत आसानी से अपनी प्रतिक्रिया देंगे यानी रिएक्ट करेंगे, कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। बिना सोचे समझे जो बात कही जाती है उसे बोलते हैं रिएक्ट करना, जो हम गुस्से में जनरली करते हैं, और सोच समझ के कुछ बोलना दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्ड करना। हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ ए लेजेंड। अपने माता पिता या साथ काम करने वालों के साथ सहानुभूति का रवैया नहीं रखेंगे, लोगों के साथ अच्छे संबंध नहीं रख सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर सहनशीलता, आप उस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं, उसका अभाव है। क्या अब भी आपको एक अच्छा डॉक्टर कहा जा सकता है? जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें केवल लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाया जाता है, पर कैसे सोचना है ये कोई नहीं सिखाता। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ज़िंदगी की, जो पहलू जिस पर टिकी हुई है ज़िंदगी, दैट इज़ है हाउ टू थिंक, कि सोचें कैसे। इसके अलावा हमें सब चीज़ सिखाई जाती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को, आपके जो जितने भी आसपास के लोग हैं, उन्हें ये बात ज़रूर शेयर करें और बताएं कि सोचना कैसे है। ये जो ब्रेन है, आपके 2 कानों के बीच का जो सॉफ्टवेयर है, इस दुनिया का सबसे पावरफुल टूल माना जाता है, क्योंकि इसी ने सब कुछ आज तक इस धरती पर किया है। तो अगर आपको सोचना आ गया कि कैसे सोचते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आपने एक अच्छा जीवन जिया है और आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो चलते हैं अगले सवाल की ओर। सुरेश ओब्रॉय पूछते हैं, पर सिस्टर शिवानी, ऐसा ही तो होता आया है,
हमें अब तक आईक्यू के बारे में ही सिखाया गया। आईक्यू तो बहुत बाद में सामने आया। सिस्टर शिवानी कहती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका आईक्यू अच्छा होना चाहिए, यानी कि होना चाहिए, अच्छी बात है, पर आपकी जो भावात्मक ताकत है भी तो मायने रखती है। भावात्मक रूप से मजबूत जो व्यक्ति है कि सारे संघर्षों व चुनौतियों से पार पा सकता है, जिसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो किसी भी सिचुएशन में खड़ा रह सकता है और उसे फेस कर सकता है, उसके अंदर पावर है। हमें एक मजबूत आईक्यू के साथ भावात्मक ताकत भी चाहिए, उसके बाद ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, जिन दिनों में बच्चा था मुझे आज भी याद है, वयस्क अक्सर बच्चों को कुछ सिखाने के लिए थप्पड़ भी जड़ दिया करते थे। यहाँ तक कि स्कूल में भी ऐसा ही होता था। अगर बच्चों के अंक कम आते तो उन्हें भय होता था कि वह कम अंकों के साथ अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। जवाब आता है, ठीक कहा आपने, हमें अपने आप से पहले पूछना होगा कि क्या हम उचित रूप से दायित्व का पालन कर रहे हैं, क्या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसे पूरी तरह से निभा रहे हैं, क्या सिर्फ देखा देखी कर रहे हैं। केवल उन्हें उचित प्रदर्शन के लिए तैयार करके ही हमारा सारा दायित्व पूरा नहीं हो जाता। बच्चे को एक मजबूत इंसान बनाने की हमारी दूसरी जिम्मेवारी का क्या होगा? हम तो जिम्मेवार हैं ही नहीं इस हिसाब से। तो जीवन में तो बहुत सारी चुनौतियां सामने आएंगी और ये जीवन का पहलू है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट संघर्ष। अगर हमें संघर्ष करना नहीं आएगा तो हम हार जाएंगे। आज आपका बच्चा अच्छे अंकों के साथ कक्षा में भरपूर अंक ले आएगा, पर क्या उसके अंक उसे जीवन की जो चुनौतियां हैं का सामना करने की ताकत दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे सकते सो उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी पर हमें काम करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा पहलू है जिसे अभी तक नज़रअंदाज किया गया है। बढ़ते हैं आगे। हो सकता है कि वह भावात्मक रूप से इतना कमज़ोर रह जाए कि वह जीवन में दूसरी बातों के लिए प्रतियोगिता ही ना कर सके। जवाब आता है, सही कहा। अगर उसे छोटी सी भी चुनौती का सामना करना पड़ा तो शायद उसे नहीं निभा सकेगा। अगर उसे ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ा जिनके साथ वह अच्छी तरह से नहीं निभा सकता, बात नहीं कर सकता, तो क्या करेगा वो? हम उस पहलू के बारे में तो विचार ही नहीं करते। क्यों? इसकी अहम वजह यही है कि हमने अपने जीवन में कभी उस पहलू के बारे में विचार ही नहीं किया, हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। तो हमने नहीं सोचा तो हम सामने वाले को कैसे सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं? हम सदा से ही भावात्मक तौर पर प्रसन्न रहने की आवश्यकता को नकारते आए हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती हमने की है पिछले बहुत सारे सालों से। हमने सोचा कि बाहरी तौर पर जो दिख रहा है हमें केवल उसे ही संवारने की ज़रूरत है जो हमें आंखों से देख सकते हैं, फिर चाहे वह हमारे जीवन में हो या उनके जीवन के लिए हो, जिनके लिए हमें जिम्मेवार रखते हैं हम अपने आप को। हमारा अगला सवाल है, सुरेश ओबरे पूछते हैं, अधिकतर पुरुषों को यही लगता है कि केवल पैसा कमाना ही उनकी जिम्मेवारी है और अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो मानो उनका सारा काम पूरा हो गया। सिस्टर शिवानी जवाब में कहती हैं, पति को लगता है कि उसने घर और परिवार की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है। उसे लगता है कि उसने इतना कुछ दिया है, इसके लिए पूरे परिवार को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार तो प्रसन्नता जो है वो बाहरी साधनों से आती है, जो कि गलत सोच है बिल्कुल। तो सुरेश ओबरॉय कहते हैं, हम उन्हें अच्छे खिलौने, अच्छे कपड़े और अच्छा भोजन वगैरह वगैरह देकर सोचते हैं कि हमने अपना फ़र्ज निभा दिया। अब अगर वह फिर भी अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करते तो यह उनकी समस्या है। हम बड़ी आसानी से सारी जिम्मेवारी उनके संस्कारों, स्कूल, साथियों की ओर से पड़ने वाले दबाव पर डाल देते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, अच्छे स्कूल में नहीं था, अच्छे साथियों के साथ नहीं था। हम दूसरे लोगों को दोषी ठहराने का सिलसिला जारी रखते हैं। हम जो दोष हैं वो किसी और को देते हैं, स्कूल को, उसके फ्रेंड्स को या उसको। ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि हमने उसे इमोशनली तो स्टेबल बनाया ही नहीं। तो सिस्टर शिवानी कहती हैं, क्योंकि आप स्वयं वह जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप में खुद में वो इतनी स्टेबिलिटी या इतनी पावर नहीं है। अपनी अच्छी कमाई के बल पर बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजना, उसे सबसे बेहतर घर, बेहतर खान पान और हर बेहतर चीज़ देना
कहीं आसान है, परंतु अपने बच्चे को भावात्मक रूप से मजबूत बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। आपको ये काम भी करना पड़ेगा कि उसे इमोशनल स्टेबल बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी वो जीवन में इतने जो संघर्ष हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका सामना कर पाएगा। वरना अच्छी स्टडीज़, अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी वो ज़िंदगी से हार जाएगा, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल स्टेबिलिटी। और एज ए पेरेंट होने के नाते हमें उसे ये सारी बातें सिखानी पड़ेगी, उसे एक वॉरियर बनाना पड़ेगा, योद्धा। तो आज इस वीडियो को सुनते सुनते आप ये प्रण लीजिए कि मैं एक योद्धा बनूंगा और अपनी फैमिली में भी योद्धा पैदा करूंगा। अगर आप ये प्रण लेते हैं तो सोच के देखिए भारत को हम कितना आगे ले जा सकते हैं। अगला सवाल पूछते हैं सुरेश ओबरॉय। मुझे जिस अहम बात का एहसास हुआ है वह यह है कि पहले मुझे भावात्मक रूप से मजबूत बनना होगा। सिस्टर शिवानी, क्यों ना थोड़ा सा ध्यान अभ्यास कर लिया जाए। बिल्कुल। सिस्टर शिवानी कहती है, चलिए अब ध्यान करने का समय हो गया है। हमें अपने बच्चों की देखरेख करते समय इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि भले ही हम किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने न गए हों, पर हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह अच्छी तरह खाए, भले ही हम खाली पेट सो जाएं, पर यह संभव नहीं कि हम स्वयं प्रसन्न हुए बिना अपने बच्चे को प्रसन्न रख सकें। अगर हम स्वयं यानी हम खुद भावात्मक रूप से मजबूत नहीं हैं, तो आप अपने बच्चे को भी भावात्मक रूप से मजबूती नहीं दे सकते। तो यह जिम्मेवारी यहीं से आरंभ होती है। पहले आपको इसे अपने भीतर तलाश करना होगा। यानी इसका मतलब है कि आपने अपने अंदर एक इमोशनल पावर को पैदा यानी उजागर करना पड़ेगा, डिस्कवर करना पड़ेगा, जो कि आप में ऑलरेडी है। स्पिरिचुअलिटी को जान के, योग मेडिटेशन करके अपनी भावात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं, और जब आपकी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके जो आसपास के लोग हैं उनकी भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगी। अंत में आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज जो हमने बातें आपको बताई, उन सभी बातों को आपने समझना है। हो सकता है एक बार में ना समझ आए, क्योंकि हमने पिछले बहुत सालों से ये बातों को उल्टा ही समझा है। तो आज हम इसको सीधा करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं और चेंज थोड़ा सा हार्ड होता है, कठिन होता है। तो इस चेंज को स्वीकार करें, क्योंकि जब बढ़ेंगे, हम जब चेंज करेंगे खुद को, तभी भारत चेंज होगा और तभी हमारी वाइब्रेशंस चेंज होगी और हमारा देश प्रगति करेगा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि इन बातों को खुद तक सीमित ना रखें। जितने ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े हैं नेटवर्क में, उन सभी को ये बातों को शेयर करें, वीडियो के थ्रू या वॉइस मैसेज के थ्रू, जैसे भी। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारा कॉन्शियस प्लैनेट का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो, कोई भी आपका सवाल है कमेंट्स बॉक्स में, या मेरा आपका नंबर है व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे डीएम कर सकते हो और बातचीत कर सकते हो। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक ज़रूर करें, ताकि मैक्सिमम ऑटोमेटिकली फैले यूट्यूब की एल्गोरिदम की सहायता से। एंड धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच। लव यू। जय हिंद, जय भारत।